सुकून से है नाराजगी, मुश्किलों का दोस्त हूँ, पढ़ने को चेहरे को बस, आज जरा खामोश हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं मार्टिन फैसल और आज हमारे साथ है मशहूर शख्सियत जिनको आप नाम से जानते होंगे, पहचानते होंगे और साथ में इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपको बताएंगे तो आप इनकी सादगी को देख करके ये एहसास करेंगे कि इनकी सादगी जिस तरीके की है उससे कहीं बढ़ करके इनकी जो है लोगों में पहचान है या कामयाबी है। हमारे साथ हैं आशुतोष कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आशुतोष कौशिक जी जो है बिग बॉस के दूसरे सीजन के विनर रहे हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। साथ में एमटीवी रोडीज के दूसरे मतलब एमटीवी रोडीज के एक सीजन के ये विजेता रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके एक्सपीरियंस से लेकर के उन तमाम चीज़ों के बारे में जो चीज़ इनके व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं और एक बेहतरीन पॉडकास्ट हो, हम इस चीज़ की कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि एक लंबी यात्रा आपकी बिग बॉस की हो गई है, जब आप सेकंड सीजन में विजेता बने थे, उसके बाद और आज के वक्त में आप क्या बदलाव देखते हैं? ऐसा तो मैं कोई बदलाव नहीं देखता हूँ कि कुछ बदलाव आया है। आज भी बिग बॉस चल रहा है और पहले भी चलता था। अगर आप पूछे बिग बॉस में क्या चेंज आया है, आज हम नहीं है, आज कोई और है, बस इतना ही चेंज है। शो तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज हम देखते हैं आमतौर पर कि क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है जी, और जिस वक्त पर आप विजेता रहे थे तब सोशल मीडिया ना के बराबर थी और कुछ पर लोगों की डिपेंडेंसी थी और जो जितने माध्यम आज लोगों के पास है वो तब नहीं थे। इस वक्त पर आसान है या उस वक्त पर आसान रहा था वो? देखिए, उससे अगर आज सोशल मीडिया है तो उसकी वजह से उस वक्त मुश्किल हो ऐसा भी नहीं था जी। हाँ, ये है कि आज प्रचार के माध्यम और बढ़ गए हैं। तब टीवी या मोबाइल इंटरनेट इतना महंगा होता था कि हम इंटरनेट पर इतना देख ही नहीं पाते थे। कुछ बड़ा महंगा होता था, एक आम आदमी नहीं इतना इंटरनेट यूज कर पाता था। लेकिन आज माध्यम बढ़ गए हैं, तो माध्यम बढ़ने उससे मुश्किल तो कुछ भी नहीं हुई। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो शो के अंदर था, तो मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, तो ये तो दर्शकों को देखने में मुश्किल हुई हो। शायद दर्शक तब परमानेंट बैठते थे, फिक्स कस्टमर थे, एक जगह बैठ के देखते थे। आज चलते फिरते देख लेते हैं। ये शो चल रहा है। बिल्कुल। तो शो में जैसे कि हम देखेंगे कि हर एक दौर लगभग एक दौर बदल जाता है जितना वक्त उस वक्त को हुआ है, लेकिन बिग बॉस वहीं पर है। लेकिन बिग बॉस के बहुत सारे सितारे गुम हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी ये सवाल है आपसे कि लोगों की धारणा एक अलग तरीके की है बिग बॉस को लेकर के। कुछ लोग तो समझते हैं कि एक नेगेटिविटी का विषय है, कुछ लोगों का एक ये फैमिली के मेंबर की तरह बन गया है और कुछ लोगों का एक ड्रीम है बिग बॉस का पार्ट बनना। तो क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो देखा, जो जैसे एल्विश यादव या मनोवर फारूकी जैसे कंटेस्टेंट विनर रहे हैं बिग बॉस के, तो एक हमने देखा कि एक हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ा है, जबकि शुरुआत में सिर्फ एक लड़ाई तक ही इसको समझा जाता था कि कहते हैं कि आज इन्फ्लुएंसर के तौर पर वो लोगों के लिए हो चुके हैं। और खास करके इस बार जो जैसे मनोवर फारूकी की जीत के बाद जब ये शायरी को लेकर के एक काफी बात हुई थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि बिग बॉस क्या सही ट्रैक पे है या एक बदलाव के ट्रैक पे है? देखिए, मैं कहता हूँ बिग बॉस को कुछ लोग नफरत भी करते हैं, कुछ प्यार भी करते हैं। लव एंड हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यू कैन लव, यू कैन हेट, बट यू कांट इग्नोर। आप इग्नोर नहीं करते हो। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा वल्गर शो है। भाई, रियलिटी शो है, जो सेलिब्रिटी कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। कुछ गाइडलाइन है जो दिखा नहीं सकते, तो वो दिखा भी नहीं रहे हैं, वो काट देते हैं। क्योंकि एक बोर्ड की, फिल्म सेंसर बोर्ड जो होता है, इसका टीवी का बोर्ड जो होता है, इसकी गाइडलाइन होती है। और रही बात, जैसे वल्गैरिटी बहुत कहते हैं लोग की वल्गैरिटी है। आपको याद होगा एक गाना आया था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो उसमें वो एक स्टेप करती थी। मैंने देखा माताएं घरों में बच्चों को स्टेप सिखा रही हैं, मुझे बड़ी वल्गैरिटी लगी और उनको नहीं लग रही थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वल्गैरिटी की डेफिनेशन क्या है। आप आज एक टीवी में बैठे हो, एज ए इंसान, एज ए मर्द मैं कहूंगा, आप ही से पूछूंगा
टीवी पे आप ऐसा कोई सीन देख रहे हो लव मेकिंग का, आप अकेले बैठे हो, आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? तो अकेले बैठे तो कोई मसला नहीं है, और कोई बच्चा साथ में बैठा है, हाँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बच्चे के साथ बैठने से वल्गर लगा वो, अकेले देख रहे हो तो वो वल्गर नहीं है। तो वल्गैरिटी की डेफिनेशन क्या है? कुछ भी वल्गर नहीं होता। अगर रियलिटी शो में से रियलिटी हटा दें कि ये आदमी गाली देता है, ये कुछ करता है, जैसा दिखा रहे हैं वो कर रहा है, वो दिखा रहे हैं, तो मैं तो नहीं कहूंगा वल्गैरिटी है। और वल्गैरिटी अगर किसी ने देखनी है कहीं भी जाके देख लेगा, लेकिन रियलिटी शो में से अगर रियलिटी हटा दी फिर तो शो रह गया। तो बिग बॉस, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, बिग बॉस इतना अच्छा और इतना सच्चा शो है जितना इस कमरे में ऑक्सीजन है। क्योंकि लोग ये कहते हैं ये झगड़े करते होंगे, घर में झगड़े होते हैं, इनको कहा जाता होगा। मैं वहां रहा हूँ, मैं यहीं का हूँ रहने वाला, एल्लम मेरा गांव है, सहारनपुर में रहता था। मुझे कभी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा आप ऐसा बोलो। और दूसरी बात, क्या हमारे घरों में झगड़े नहीं होते? वहां तो खून का रिश्ता भी होता है, बड़े छोटे की शर्म होती है, घर का एक लीडर होता है। भाई डोमिनेटिंग होंगी तो मम्मी होंगी वरना पापा होंगे। क्या उस खून के रिश्तों में झगड़े नहीं होते एक लीडर होने के बाद? और बिग बॉस के घर में तो सारे ही लीडर हैं, कोई किसी ना किसी बड़े बैकग्राउंड से आया ही है, तो वो क्यों सामने वाले की सुनेगा? और सीधी सी हमारे गांव की बात है भाई, जहाँ चार बर्तन होंगे आवाज तो होगी। तो झगड़ा दूसरा। और आपको बताऊंगा, आप जिस नेचर के हैं, आज आप जिस नेचर के हैं, यहाँ पर वो चीजें नहीं कर सकते। बिग बॉस में आपके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप अपनी नेचर को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, उसका उल्टा नहीं कर सकते कि मैं फनी नेचर को मैंने वहां झगड़े शुरू कर दिए। भाई नेचर ही नहीं है तो कैसे करूंगा? और रही बात फेक, कितने दिन करूंगा? 24 घंटे कैमरे लगे हैं, कितने टाइम फेक करूंगा? और महीनों इम्पॉसिबल है, फेक भी नहीं कर सकता है। तो इसी से एक सवाल निकलता है कि एक सवाल उठता है अक्सर कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? बिल्कुल नहीं। बिग बॉस स्क्रिप्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि आप 24 घंटे एक्टिंग कर ही नहीं सकते ना। हाँ, ये होता है बिग बॉस एक घर में एक टास्क भेज देगा कि भाई मार्टिन भाई के लिए की अच्छी बातें बताइए, और 10 बुरी बताइए, 10 अच्छी बताइए। अच्छे तक तो सब अच्छा है, जहां बुरी बतानी शुरू की झगड़े शुरू हो गए। और क्या? तो जैसे कि आपने 2 रियलिटी शो के आप विनर रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो कोई एक ऐसा आपका एक्सपीरियंस, वक्त काफी लंबा हो गया है कि उस वक्त उस बात को, लेकिन कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो और जो आप दर्शकों के बीच में साझा करना चाहते हैं? एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है, मैं एक शेर के माध्यम से कहूंगा कि ये जिंदगी एक शेर की सवारी है, ये जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पर भारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि शायरी में भी आप यकीन रखते हैं? नहीं, एक ही शेर लिखा था, उसके बाद डायरी तोड़ दिया था। लेकिन प्रयत्नशील बने रहो जी, गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुलेगा। क्योंकि मैं रोडीज जब जाता था हर जगह से रिजेक्ट होता था, हर बार रिजेक्ट होता था। रोडीज के ऑडिशन में, उससे पहले स्टेज शो जो होते थे मोहल्ल गली मोहल्लों में, फैशन शो जो होते थे, सब में फेल होता था, रोडीज में भी रिजेक्ट होता था। एक बार तो मैं थक गया, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा, मम्मी से कहा मैंने अब नहीं जाऊंगा। कह रहे नहीं हो गया, मैं सेलेक्ट तो करते थी, कह रहे ना करें, कोई तुझे भीख नहीं देगा, तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा, हो गया। मैंने कहा बात तुमने सही की। फिर तो हमने इसको लोंडो की तीर्थ यात्रा बना दी थी कि साला हर बार जाएंगे, जब तक जाते ही रहेंगे, जाते रहेंगे। लोहा गर्म हो, मैं कभी हथौड़ा नहीं मारूंगा, मैं इतने हथौड़े मारूंगा उस लोहे को गर्म करूंगा ताकि मुझे पता है इसको शेप क्या देनी है। तो लोहा गर्म पे हथौड़ा मत मारो, इतने हथौड़े मारो कि लोहे को गर्म करो। बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपका जो एक बिग बॉस का एक एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे ही एमटीवी रोडीज को लेकर के बात है कि वहां पर वल्गैरिटीज की बात आती है, या फिर वहां पर जो है वहां पर भी स्क्रिप्टेड की बात आती है। तो उसके बारे में, जो क्योंकि आप तो विजेता रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहां से लिया है और काफी यूथ के अंदर उसकी एक पहचान है, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, रोडीज में वो लोग आते हैं जिन्हें अभी कोई जानता नहीं, अब आकर दुनिया उनको जानेगी, तो वो तो थोड़ी लड़ना झगड़ना जानबूझकर भी कर लेते हैं कि मैं कम से कम कैमरे पे दिखूंगा। एमटीवी कभी नहीं कहता कि तुम लड़ो, वो खुद के लिए कि मैं लड़ूंगा, झगड़ा करूंगा तो मैं ज्यादा दिखाई दूंगा, या ऐसा कुछ करूंगा तो दिखूंगा।
मुझे आज भी याद है, हमें एक बार एक टास्क दिया गया और उस टास्क का हम ट्रिक नहीं समझ पाए कि इसमें कैसे बैलेंस बना के खड़ा होना था। जब वो टास्क कर लिया तो समझ में आ रही है तो ऐसे होगा। तो मैंने रघु से, जो उस वक्त हमारा होस्ट था रघु, उससे कहा भाई रघु यार ये ना मुझसे तो अब तो दोबारा करवा ले, मैं बड़ा अच्छा करूंगा। कह रहा नहीं जो हो गया हो गया। तो मतलब रोडीज में भी, और आप ही सोचो एक स्क्रिप्टेड, अगर ये शो स्क्रिप्टेड होते, एक सहारनपुर का ढाबे वाला लड़का जो बॉम्बे में किसी को नहीं जानता, वो विनर कैसे बनता है इनका? तो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो हारे हुए लोगों की निशानी होती है जो इसे स्क्रिप्टेड कहते हैं। क्योंकि आपने अगर मुझे देखा है तो बताना मैंने वहां क्या स्क्रिप्टेड किया, तो मैं मानूं। यानी कि आप जो है एक बहुत बड़ा इल्जाम दोनों ही रियलिटी शोज से हटा रहे हैं। बिल्कुल, इल्जाम ही गलत है। अच्छा, क्योंकि आपकी बड़ी जर्नी रही है, आपने रियलिटी शोज में, मूवीज में काम किया है। एक मूवी रही थी जिला गाजियाबाद जी, तो उसमें आप काम करने वाले थे। तो मैंने उसमें काम भी किया और बीच में मैंने वो फिल्म छोड़ी। और तब एक तो नया मुंबई में गया था, चीजों का इतना पता नहीं था, और हमारा वेस्टर्न यूपी में कोई जाता है वैसे अक्खड़ आदमी होता है, तो लोगों को लगता था बड़ा रूड है लड़का, अरे यहाँ हर आदमी ऐसा है, बोली ऐसी है। और जो कैरेक्टर बताए गए थे वो नहीं थे, तो मैंने फिल्म छोड़ दी। और एक बार मीडिया ने भी पूछा आपका इस फिल्म में क्या रोल है, जब शूटिंग चल रही थी उसी बीच मीडिया वाले आए थे कि आपका क्या रोल है। मैंने कहा शिकारी शिकार कर रहे हैं, हम बेवकूफ जो साथ घूम रहे हैं, तो ऐसा रोल है, इसे भी छोड़ने वाला हूँ। मैंने वही बोल दिया था, छोड़ा है। दरअसल ये गाजियाबाद कनेक्ट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ के ही किरदारों को लेकर के कुछ बात थी। आप ये बताइए ना, जिला गाजियाबाद फिल्म जी, पंचगनी में, एक वाई में, सतारा वाई जो है जिले महाराष्ट्र के, वहाँ शूट हो रहा है, तो अपना भी कनेक्शन नहीं बनता कुछ भी कि गाजियाबाद कहाँ है, करते ना लोनी में शूट। जिला गाजियाबाद पर एक और इल्जाम मूवी पे लगा कि वो तो एक्चुअल में स्क्रिप्टेड, मतलब स्क्रिप्ट से भी अलग से कहीं और से बनवाई गई, मतलब स्क्रिप्ट जिसने लिखी। हाँ, और ऐसा होता है ना, जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसके बाद उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सारे चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं उसमें। अब राइटर भी बेचारा नया था, वो तो ये चाहेगा हाँ भाई मेरी स्क्रिप्ट ऐसे स्क्रिप्ट फिल्म रिलीज हो जाए, तो वो भी उस वक्त कहता है कर लो भाई जो करना है। तो एक्शन हो रहे हैं गाजियाबाद की फिल्मों में, उड़ उड़ के मार रहे हैं हीरो, अरे भाई देसी फाइट दिखाओ ना यार, गाजियाबाद है वैसे कनेक्शन तो दो। तो कुछ नहीं था, फिल्म आई और चली गई, पता भी नहीं चला। तो मैं भी उससे पहले निकल गया था, लेकिन मेरे नाम लग गई ये फिल्म मैंने था। और ये जो है आपके वक्त पे होस्ट कौन कर रहे थे इसको? हमारे वक्त में होस्ट करते थे इसको शिल्पा शेट्टी। और मुझे उनका एक किस्सा आज भी याद है कि एक बार मुझे भी घर में गुस्सा आया, तो मैंने गालियां दी, हाथ उठा नहीं सकता था क्योंकि घर से बाहर निकाल देते। और गुस्सा आना कभी गलत नहीं मानता मैं, गुस्सा एक इमोशन है, एक रस है। काम, क्रोध, करुण, वात्सल्य, ममता सब हमारे इमोशंस हैं। तो मैंने गालियां दी, तो शिल्पा शेट्टी आई, कह रही आशुतोष आज तो आपने भी अपना टेम्पर लूज किया है। मैं कहा नहीं शिल्पा जी। कह रहे जो आपने गालियां दी, मैं शिल्पा जी ये टेम्पर तो मैंने अपना आज यूज किया है, आप कैसे कहते हो यूज किया है? कह रहे यूज करना क्या होता है? मैंने भगवान राम ने टेम्पर यूज किया, भगवान कृष्ण ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया, सबने टेम्पर यूज किया है। तो लड़ना गलत नहीं है, कहाँ लड़ रहे हो, कब लड़ रहे हो, लड़ना कभी गलत नहीं होता है। ये तो मैंने अपने भगवान से सीखा कि लड़ना चाहिए, जायज बात पे लड़ना चाहिए, चुप क्यों रहना है। तो जैसे शिल्पा शेट्टी का आपने मतलब उनके उस वक्त पर वो थी होस्ट। सलमान खान को आपने जितना देखा या कभी आपकी मुलाकात रही हो या जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि सलमान खान या शिल्पा शेट्टी? देखो सलमान खान साहब का क्या है, उन्हें कुछ नहीं पड़ी होती। मतलब इंडस्ट्री में ऐसे भी हीरो हैं कि कोई आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है उसका रोल कटवा देंगे। सलमान खान साहब हमारे ऐसे हैं, उन्हें दिख रहा है कोई आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है तो पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, खूब अच्छा कर रहा तो उसके 50 सीन ना उड़वा दें। तो खान साहब को नहीं पड़ी। और सलमान भाई के आने से शो में जान आई है उल्टा। अगर अंदर वाले कम कर रहे हैं तो भाई बाहर पूरा कर देता है, अपना एंटरटेन करता है। तो सलमान भाई तो इस शो के लिए परफेक्ट कंटेंट, वो मतलब होस्ट है और वही चल रहे हैं। और एक बार मेरी मुलाकात हुई थी दूर से ही, उन्होंने मुझे हाथ हिलाया, मैंने भी नमस्ते की।
भाई इतनी ही हुई थी, बुलाते तो मैं चला भी जाता। बिल्कुल। अब वो किसी चीज में लग गए, ऐसे मैं भी नहीं अच्छा, जाता। एक एल्युमिनी प्रोग्राम होता है, अक्सर कॉलेजेस में होता है या हर जगह पर होता है, तो क्या इस तरह की कोई प्रोग्राम की बिग बॉस की कोई ऐसी चीज के बारे में आपके पास कुछ आता है कि क्योंकि आप सेकंड सीजन के विनर रहे थे, या फिर जितने भी ओल्ड विनर रहे हैं उनको किसी बिग बॉस में इस तरीके का आना चाहिए एक बार सबसे मुलाकात करने के लिए, या ऐसी कोई उम्मीद आप देखते हैं? नहीं, मैं ऐसा होता है, मैं ऐसी उम्मीद क्यों रखूं? क्योंकि चैनल की जो क्रिएटिव्स हैं उन्हें कुछ लग रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे पास वो डेट्स अवेलेबल हैं तो हम जाएंगे, या बजट पे बात होगी, सब चीजें मैच कर रही हैं तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी। तो वो कमर्शियल एंगल फिट हो जाते हैं फिर उसमें। ऐसे गेस्ट एक बार गया हूँ, एक दिन के लिए गया हूँ, एज ए गेस्ट भी गया हूँ, एक दिन के लिए गया हूँ और एक दिन के लिए गया और आ गए वापस। कुछ सवाल हैं आपसे रिलेटेड पर्सनल की, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल है, स्पोर्ट्स में हम तो मतलब, और सच पूछे तो बिग बॉस या इस मुंबई की तरफ जाने के बाद तो स्पोर्ट्स को लेके और इंटरेस्ट बढ़ा है। पहले तो ये था कि भाई गांव में ही रनिंग कर ली, यूपी पुलिस के लिए, फौज के लिए तैयारी कर ली, तब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता था। फिर घर के गेम्स में चेस वगैरह, कैरम में इंटरेस्ट हो गया। क्रिकेट तो यहाँ सबका इंटरेस्ट होता ही है। और लेकिन बिग बॉस के बाद स्पोर्ट्स को फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो एक कहते हैं एक चिंगारी जली, वो मुंबई जाने के बाद चली। और क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे आज हमारे पहलवानों के उसमें से घी वगैरह हटाया तो गोल्ड मेडल बढ़ गए। तो क्योंकि घी से क्या होता था कि सांस छोड़ देते थे, स्टेमिना टूट जाता था। अब वर्ल्ड पे आए तो पहलवान भी गोल्ड ज्यादा ला रहे हैं। तो जो ये लौंडे जिम में जाते हैं, मैं इन्हें कहना चाहूंगा, बॉडी बनती है किचन में, जिम में किसी की बॉडी नहीं बनती, रसोई में बनती है। क्या खा रहे हो? क्योंकि आजकल के नए लड़के मेरे साथ रनिंग तक नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो फिर क्या बॉडी बना के घूम रहे हो यार? तो कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड कि फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपका, पसंदीदा खिलाड़ी किस चीज में? कोई से भी स्पोर्ट्स में? कोई से भी स्पोर्ट्स में पसंदीदा खिलाड़ी, क्रिकेट में एक खिलाड़ी था क्लूजनर, वांस क्लूजनर, साउथ अफ्रीका का शायद। हाँ, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी था। क्यों? रीजन सिर्फ ये था, वो हारे हुए मैच को ऐसी स्टेज पे लाके रख देता था, लो भैया आप जीत लो या कुछ भी कर लो, अगर आउट भी हो गया हाल तो जिता ही देता था, या ऐसी स्टेज पे लाके रख देता था कि अब जीत लो या हार जाओ। तो मुझे वो हमेशा पसंद रहा है। आप इसके बाद नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट अभी एज एन एक्टर अगर आप बात करें तो अभी उर्मिला मैम के साथ एक वेब सीरीज कर आया हूँ जिसका नाम है उर्मिला मातोंडकर के साथ तिवारी। गौर खान है, मैं हूँ, उर्मिला मातोंडकर हैं, सत्या वाले हीरो हैं जेडी चक्रवर्ती, इस तरह के काफी लोग हैं। दूसरी अभी गदर वाले अनिल शर्मा जी हैं जो उनकी एक फिल्म करके आया हूँ जर्नी, वो नाना पाटेकर उनका लड़का उत्कर्ष हीरो है। ये कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, सहारनपुर ढाबा चला रहा हूँ अपना, नोएडा रह रहा हूँ, तो ज्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, ज्यादा अच्छा, ढाबे से बात याद आई कि मैंने पढ़ा था कि आप जो है आपके 2 ढाबे चलते हैं। और कुछ इस तरह से था कि गुमनामी में पहुंचे, कुछ इस तरह से कंटेंट तो वो अपने हिसाब से लगाते हैं। नहीं हुआ क्या, चलाने का रीजन क्या था? नहीं वो भी बताता हूँ। एक लड़का आया कि भैया मैं कुछ मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, आपके साथ वीडियो बना लेता हूँ ढाबे पे। मैं बना ले भाई। तो उसने वीडियो बना के ये डाला कि आज भी ढाबा चलाने को मजबूर क्या है, वो तो मेरा पैतृक काम है, वो तो मैं करते ही रहूंगा। और हम अपने शहर में अकेले हैं जो आज भी लकड़ियां जलाते हैं, चूल्हा लगाते हैं, उसी पर दाल सब्जी रोटी बनती है। और हमने लिखवाया हुआ है कि भाई ये जो गैस की प्रॉब्लम है तभी से आई है जब से घरों में गैस आई है, उससे पहले किसी को नहीं थी। तो ढाबा आज भी चल रहा है, 2 ढाबे हैं, दोनों चलते हैं। एक और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि कोविड के दौरान आपकी शादी हुई और वो बहुत बेहद सादगी से हुई। ऐसा होता है, शादी का मेरा मानना ये है, इसमें ना ये शादी जो होती है 2 परिवारों का मिलन है। अब इसमें भूपा जी को दाल पसंद नहीं आई, वो चले गए, नाराज हो गए। बुआ उदास हो गई कि मुझे पूछा कुछ नहीं, सबूत नहीं दिया। क्यों कर रहे हैं ड्रामे?
पहले शादी कर लो, उसके बाद अच्छी पार्टी देनी दे दो। और शादी दो परिवारों के बीच होती है बस। आप योर बिगेस्ट फियर? मेरा फियर, हाँ। बिगेस्ट फियर, वो तो मैं खुद ही हूँ। क्योंकि जब डर लगता है तो खुद से लगता है, बाकी तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता। बिगेस्ट ड्रीम? कोई ड्रीम नहीं है, मैं सिर्फ नेक्स्ट कदम सोचता हूँ, वो अच्छा हो जाएगा तो चीज अपने आप ही ठीक हो जाएगी। फ्यूचर का कुछ मतलब ये टारगेट नहीं है कि मुझे कोई प्लान नहीं बनाता हूँ, कोई प्लान फेल हो जाए, मैं नहीं बनाता हूँ कोई प्लान। फोकस्ड की जगह में टाइट फोकस रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। और जैसे लॉकडाउन लगा तो हमने लिखना शुरू किया, लिखने से बहुत बचता था, लिखना शुरू किया तो स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी, यूट्यूब की वीडियो बनानी शुरू की। यूट्यूब की वीडियो जब बनानी शुरू की तो मुंबई में टारगेटेड करके डायरेक्टर्स को वीडियो भेजनी शुरू की तो एक डायरेक्टर ने बुलाया कि हमें यही कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने देखा कि आप बंद कमरे में बैठे हो, अब ये एक दरवाजे में एक छेद हो जाए, रोशनी आएगी, ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी। कोई काम छोटा नहीं होता। मैं मुंबई में देखता था कि मैं तो काम कर रहा हूँ और जो लड़के हम मेरे पास रह रहे थे, 4-5 लड़के, वो बड़े बिल्कुल, देखो किसी एबी की शराबी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल लड़के मतलब मोटिवेट थे कि सिर्फ यही करने आए हैं। सुबह उठ के वो योगा कर रहे हैं, ऐसे डिक्शन कर रहे हैं, उसके बाद जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हर चीज पे काम कर रहे हैं। और मैं इसमें से कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं खूब काम कर रहा हूँ उस वक्त। मैंने देखा ये लोग फेल कहाँ हैं, ये हो क्यों नहीं रहा है, एक्टर भी अच्छे हैं, फिर क्या है। तो मैंने देखा एक दिन जब पास बैठा, एक डायरेक्टर को मैसेज डाल रहा है, हाय सर रवि दिस साइड, आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज गिव मी सम टाइम ऑन योर प्रीशियस लाइफ एंड दिस दैट, पता नहीं क्या क्या, पूरा लिखा हुआ मैसेज कॉपी पेस्ट चल रहा है। मैसेज का पहले तो रिप्लाई नहीं आता है, बाई चांस रिप्लाई आ जाता है तो इस भाई ने डिक्शनरी खोल रखी है, इसका मतलब क्या है। अच्छा। अरे यार तू पहले ही हिंदी में लिख लेता। उसके बाद मैं कहता हूँ चलो तुम्हारी मीटिंग हो गई है, मिलना हो गया है। अब मीटिंग में भाई को यही नहीं पता मुझे उठ के कब जाना है, बैठा है डायरेक्टर ने कहा अच्छा भाई आज तुझे बताऊंगा यार, कभी तुम्हें जीवन में काम देगा, एग्जिट लेना तो सीखो। सही बात। अच्छा सर मुझे दीदीदार ने निकल, तेरी बात पूरी होगी निकल जा, वहां दुनिया आ रही है। उनकी चीजें दूर कराई और आज मतलब बड़े अच्छे अच्छे सीरियल्स टीवी के सब चीजें लीड कर रहे हैं लड़के। तो मैं तो ये देखता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन एक पान वाली की दुकान में बच्चे कुछ बिस्किट खिला रहे थे कुत्तों को। मैं कहा लो इनसे थोड़ा सा जीके नॉलेज लेते हैं। मैंने यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम यार, बच्चों को एक तो कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हो। मैंने यार एक बात तो बताओ, किसी कुत्ते का मैं चाउमीन खाने का कर रहा हूँ, किसी का पास्ता, तुम यार बेकार आदमी तुम बिस्किट खिला रहे हैं। अब मुझे क्लियर करके जवाब क्या आने वाला है, कह रहे आप खिला दो। अभी मैंने कहा हम तो मरते हुए इंसान को पानी नहीं पूछते, तो कुत्ते हैं। लेकिन अगर वो ये बात हमें कहते, हम कहते हैं हम मंगा रहे हैं अपने हाथ से खिला देना, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चों को उन्होंने नॉलेज क्या दी, व्यवहारिक कितने थे। कुशल और व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आप कुशल और व्यवहारिक नहीं हो तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो। तो अभिनय के अलावा जो है आपका एक होता है कि किसी का एक और इंटरेस्ट होता है जो सबसे अच्छा इंटरेस्ट मानते हैं। किसी का सिंगिंग का होता है, किसी का राइटिंग का होता है, किसी का खेल का होता है, किसी का कोई भी एक इंटरेस्ट हो सकता है। तो और किस इंटरेस्ट को आप देखते हैं साथ में या टैलेंट को? अभिनय के अलावा मैं अगर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को अच्छा एक्टर कैसे बनाऊं। क्योंकि मैं जब खुद को देखता हूँ, मैं एक्टिंग के मामले में बिल्कुल जीरो था। क्योंकि रियलिटी शो से गया, कोई मेरी फील्ड ही नहीं थी, जीरो था। एक टीचर के यहाँ मैंने सीखना जाना शुरू किया और वहां भी मुझे कुछ समझना है और बच्चे हंसते थे। अच्छा, मैंने टीचर को कहा आप घर आके मुझे सिखाओ, फीस बताओ, कुछ पूछोगे नहीं मुझसे, अपनी फीस बताओ। वो घर आके सिखाने लगे, मुझे वहां भी कुछ समझना है। जैसे मुझे बचपन से ना स्मॉल डी और स्मॉल बी में बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं कभी धर्माता उधर 5th क्लास में आके पिटता था। स्कूल वाले लिख के भेजे तुम्हारे लड़के को डी और बी नहीं आता है, क्या करेगा। तो एक दिन पापा बैठे थे, मम्मी मुझे मैं ऐसे धमकाया तुझे डी बी नहीं आता, ये वो। पापा पढ़े हुए तो थे लेकिन कढ़े हुए थे। कह रहे जरा
खाना किस हाथ से खाता है, मैंने कहा सीधे हाथ से इससे खाता हूँ, कि हमेशा डी बनेगा, जिससे नहीं खाता ये बी बनेगा। और ये यूनिवर्सल हो गया, तेरा दाया ये तेरा बाया। आज भी मुझे डी और बी देखना दे दो, डी फॉर दाल ये हिसाब से। तो अब किसी को नहीं पता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ऐसा टीचर आपको मिल जाएगा, आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी। मैंने एक दोस्त को असिस्ट करना शुरू किया, डायरेक्टर को। जैसे मैंने कैमरे के पीछे जाके देखा, अरे मैंने कहा अच्छा ये है एक्टिंग, सब पता चलने लगा। लॉकडाउन के अंदर तो फिर राइटिंग भी की, डायरेक्शन भी की, एक्टिंग भी की, कैमरा भी देखा, उसके बाद एडिटिंग भी की। टेक्निकल नॉलेज इतनी हुई कि अब जिस भी शूट पे जाता हूँ बड़ी तारीफ पाता हूँ, टेक्निकल नॉलेज भी आ गई। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आज ये एक कैमरा लगा है, हम दोनों यहाँ बैठे हैं और डायरेक्टर ने कहा एक्शन का और कुछ नहीं बताया उसने। अगर मैं आपके पास इधर आके बैठ जाता सामने, तो दोनों के क्लोज लगते थे बातचीत जब शुरू। अभी हम 2 शॉट में हैं दोनों, तो कैमरा पैरों का शॉट लेने के लिए लगा है, भागने का, पैरों के शॉट दिखाने। आप भागते भागते गिर गए, चेहरा दिखाया, उठ के प्रकट हो गए भागते, तो ये पता होना चाहिए ना इसमें मैं कहाँ, क्योंकि मैं आया क्यों हूँ, चेहरा दिखाने, और क्या दिखाने आया हूँ। तो ये तब आया जब हमने इसको करा, खूब किया। और YouTube से करे काफी काम मिले वीडियोस बनाने के, और मैं बनाता भी इसलिए था, मेरा उससे कोई अर्निंग का कोई मोटिव नहीं था। मुझे ये तो लिखना आता है, ये करना आता है, और ये डायरेक्टर को भेजता था। तो राइटर्स की भी दुकान से खुल पड़ी है इस वक्त। डायलॉग्स भी लिख रहा हूँ आजकल, डायलॉग राइटिंग के लिए भी काम आता है। स्क्रिप्ट लिखना आज भी नहीं चाहता हूँ पूरी, डायलॉग लिखना चाहता हूँ कि वो मुझे पता है वो मस्ती में लिख दूंगा, स्क्रिप्ट तो पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो मैं चाहता नहीं। तो डायलॉग ना लिख लूँ, एक चीज का माहिर बन जाऊंगा ना, खत्म। मुझे और जरूरत क्या है? पसंदीदा एक्टर? पसंदीदा एक्टर बहुत सारे हैं, कोई एक? इरफान साहब बड़े पसंद है। और ये क्या हुआ, आपको देखेंगे ना जब बात कर रहे होंगे आपसे, अरे यार तू ये वो सामने वाला आर्टिस्ट परेशान हो जाए, मैं क्या करूँ, मुझे देख ही नहीं रहा। तो बड़े नकारा क्या शुरुआत में, बाद में वही बड़े अच्छे हुए। तो इस तरह के बहुत हैं, नए लड़के भी आज अच्छे एक्टर आ रहे हैं। इससे एक दोस्ताना ताल्लुक कुछ या सपोर्ट मिला हो? सपोर्ट भाई मैं ये नहीं कहूँगा किसी से ऐसे कोई सपोर्ट मैंने मांगा भी नहीं कभी, और ना मैं मांगना चाहता। देर हो जाएगी, अच्छे एक्टर को रुके कभी नहीं, क्योंकि हम भी मांगते मांगते फकीर बने हैं, करते करते सीखा है। और मैं किसी एक्टर से सपोर्ट मांगना ना चाहूँगा। मुझे एक्टिंग ना आती हो बिल्कुल मांगने जाऊँगा, 4 चमचागिरी करूँगा, अरे सर सब करूँगा, तो क्या दिक्कत है? मैं नहीं मांगूंगा किसी सपोर्ट। मैं तो डायरेक्टर से सिर्फ मीटिंग करता हूँ, ये भी नहीं कि तुम मुझे काम देना, सिर्फ मिल लो, बात कर लो, बैठ लो, एक कप चाय पियेंगे, निकल जाएंगे। अभिनेत्री पसंदीदा? श्रीदेवी बड़ी पसंदीदा अभिनेत्री, क्यों वो क्या उनका आज के यूथ को देखनी चाहिए उनकी फिल्में। वो जहाँ बैठी होंगी ना, मान लो कहीं बैठी होंगी तो इसको छेड़ लेंगी, प्रॉपर्टी को छेड़ना शुरू कर देंगी। किसी बस में ट्रक में बैठे होंगे, अपना सर मार लेंगी उसमें। तो प्रॉपर्टी से खेलती थी, ये किस लिए रखी है? आप कहीं बैठे हो एज एन एक्टर, आपके पास सामान रखा, यूज करो ना उसको। तो श्रीदेवी सबसे अच्छा यूज करती है उस प्रॉपर्टीज का, जो नहीं करते एक्टर में देखता हूँ। तो बड़ी मेरी पसंद एक्टर है। मैंने कहा देखो दिमाग से एक्टर है, मुझे पता है मेरे आसपास क्या है, मैं क्या इनको कैसे यूज कर सकती हूँ। फिल्में देख रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों नहीं मैं समझ, चीजों को यूज करती हूँ जो रखी है आसपास। एक बात चलती है कि दोस्ती के ऊपर, कि कुछ लोग इसमें यकीन करते हैं कि अपने आप को अकेलेपन में रखा जाए, कुछ लोग इस चीज में यकीन करते हैं कि नहीं एक सर्कल में रखा जाए। तो आप अपने आप किस में देखते हैं? मैं तो दोनों में रहता हूँ, उससे बात करनी हो तो अकेला बैठता हूँ। और मैं तो एक टाइम ऐसा था कि अपने दोस्तों को सबको भगा दिया था अपने ढाबे से। मुझे पता ही ना आज बुरा लगेगा, लगने दो, क्योंकि मेरे पास बैठेंगे, यहाँ खाएंगे पिएंगे मजे लेंगे। मैंने भगाया सबको। और मुझे ये पता है कि जब मेरा दोस्त है किस बात में तो बुरा मानता है, क्या उसे अच्छा लगता है, मुझे उसको मना के कैसे लाना है। और मैं आज आपके चैनल उसके माध्यम से सबसे कहूंगा, आपको लाइफ में कोई भी बिजनेस करना हो बचपन के दोस्त के साथ करो, क्योंकि आपको पता है वो भी तो कुछ कर रहा होगा, थोड़ा आप भी इन्वेस्ट कर दो उसके साथ। जैसे भी लग रहा है, टाइम में लग रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन आपको ये पता है इसका ये करता क्या क्या, क्योंकि उतना क्वालिटी टाइम आपने उसको दिया है।
और नया आदमी कोई मिला और 2-4 बार आप उसने 2-4 बार वो ऐसी ऐसी बातें की जो दुनिया में ज्ञान बैठा हुआ है, आपको लगेगा बड़ा अच्छा आदमी है, जब नुकसान देगा आपको होगा पैसा साला है तो ऐसा कर गया। या तो उसे पूरा जानने के लिए उतना टाइम हो, अगर वो नहीं है तो बचपन के दोस्तों के साथ काम करो ना, वो भी तो कुछ कर रहे होंगे, घर में 100-500 को ला रहे होंगे, काम करो उसके साथ। 100 का नोट आपका भी लिए भी कमाए हो, 10 जमा कर लोगे तो हो गए काम, चीजें सही हो गई। वहां पर आपको नुकसान का भी एहसास ही इस वजह पता से होगा, आपको रात को पता चल जाएगा, हाँ उसने कर दिया होगा, बैठे बैठे समझ जाओगे। कोई दोस्त है आपका, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, वो रात को बताने आया, अरे उठ जा, तेरी फैक्ट्री में आग लग गई। अबे नालायक, आग तो लगी गई ना, सुबह बता देता कम से कम, मुझे रात की नींद तो अच्छी आ जाती। वो भी समझदार दोस्त नहीं है, फिर दोस्त तो है, समझदार नहीं है। तो तुम्हें नींद तो अच्छी ले लेते, अब क्या हो गया, लग गई, जल गया ना, सब खत्म हो गया, अब नए सिरे से काम शुरू कर लेंगे, और क्या करना है। लेकिन सुबह आके तो बताता। तो एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो आजकल जो यूथ है वो एक जल्दबाजी में है, खास करके जब से सोशल मीडिया का चलन या फिर टिकटॉक की भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जब दस्तक हुई थी, या फिर अब वर्ल्ड वाइड तो काम कर रही है, यहाँ पर नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसकी जगह ले ली है। तो यूथ जो है एक जल्दबाजी में नजर आता है, और आमतौर पे लोगों का एक ये ड्रीम नजर आता है कि वो रियलिटी शोज का एक पार्ट बने। तो उसके बारे में उनको एक क्या कीमती आपका सजेशन है? आज एक तो ये हो गया कि हर किसी का फैन है, कोई हीनता की भावना नहीं रही। अब नंबर्स में है कि मेरे नंबर्स कम ज्यादा क्यों है, फैन तो सबके हैं आजकल, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 1000 है, लाखों है। यूथ को अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का मतलब रह गया है जॉब हंटिंग, जॉब है नहीं, और एजुकेशन हमें सिखाती है जॉब ढूंढो, जॉब करना नहीं चाहते। मैं देखो आपसे भी जो बात कहूंगा बड़ा प्राउडली बोलता हूँ, घर में एक फंक्शन किया एक बार, घर में तो 10 किलो पनीर बच गया। मम्मी ने कहा इसका क्या करें, मैंने इतना तो खा भी नहीं पाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, फ्रेश पनीर फलाना ढिमकाना करके। डेली 10 किलो बेच रहे हैं भाई, आज 1000 रुपए डेली कमाते हैं मम्मी। और प्राउडली बोलता हूँ 1000 रुपए कमाना आसान नहीं होता। मम्मी ने मुझसे पैसे मांगने बंद कर दिए। यूथ के साथ दिक्कत क्या है कि आज जो तुम्हें सोशल मीडिया चीजें मिली हैं, यहाँ पर सीख के जो भी काम करो, मतलब जैसे आप 10वीं का एग्जाम दोगे तो पढ़ के तो दोगे। अब मैं पूछता हूँ भाई तुम एक्टिंग के लिए क्या करते हो, बच्चों से पूछता हूँ, अरे सर हम तो ऑडिशन देते हैं। अबे तो एग्जाम है, एक्टिंग के लिए वैसे क्या करते हो, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करते, फिर सोचते हमें कुछ मिला क्यों नहीं। तो अच्छे एक्टर बन के आप जाओ, क्या दिक्कत है। अच्छा एक्टर लेट हो सकता है बस, और क्या होगा, रुकेगा नहीं। और खराब एक्टर हमेशा रुका रहेगा, अच्छा कभी एक्टर बनेगा ही नहीं। जिसका बड़ा एग्जांपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख सकते हैं। नवाजुद्दीन तो एनएसडी करके गया, उसके बाद धक्के खाए उसने। हाँ, धक्के खाए। हाँ, अपने आप को बेचना आना चाहिए, वो अलग मार्केटिंग है। फिर आप सबसे व्यवहारिक बात करो। एक आदमी लालू प्रसाद यादव की चप्पलें उठाता था, लालू कहीं भी होता था चप्पल ला रहा है, तो चप्पल ला के देता था। 5000 करोड़ का आदमी है वो आज, तो मैं तो कहूंगा तो सही चप्पल उठाए। अपने बाप को जब हम पापा बोलते हैं, उसे कहते हैं ना वो बाप को बुरा लग जाएगा। जब इतनी व्यवहारिक बात अपने खून के रिश्ते में करनी है, तो दूसरे से कैसे करनी है जहां खून का रिश्ता भी नहीं है। व्यवहारिक बनो, ताकत हाथ जोड़ के तो है, देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे, हाथ खोलोगे गली मोहल्ले के बदमाश बनोगे। तो आपने लालू यादव की बात की, और लालू यादव एक राजनीति का एक मजबूत हिस्सा है जी। तो क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव दिल्ली में भी कंप्लीट हुए हैं, तो आपको क्या राजनीति में आपका मतलब एक अगर बात करें कि एक पसंदीदा नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, अगर उनकी एक पर्सनल हम वैल्यू के ऊपर बात करें? आज के टाइम पे तो मैं जो राजनीति देख रहा हूँ तो उसमें सिर्फ ये दिखता है कि राज करने की नीति कैसे राज एक और किया भी जाए। चीज है, मैं आपकी बात यहाँ रोकता हूँ कि बिग बॉस सीजन 2 के विनर और MTV रोडीज के विनर इस बात को कह रहे हैं, इस चीज का एक महत्व है, तो आप इस चीज का बताइए कि क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ राजनीति, किसी राजनीति की पार्टी की कोई आइडियोलॉजी तो बची नहीं है। सुबह बसपा ज्वाइन की तो शाम को छोड़ के सपा कर ली, रात को छोड़ के बीजेपी कर ली, सुबह फिर वापस आ गया। पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी से सब इनमें लेते हैं और सब बताते हैं हमारी पार्टियों की एक विचारधारा है। ना तो वहाँ विचार है ना वो धारा, तो है बह रहे हैं, फटाफट आओ जाओ। तो थोड़ी देर बाद देखो पैराशूट लैंडिंग हो गई,
दो चार भोजपुरी में हिट बन जाओ, आप तुरंत कोई सी पार्टी में चले जाओ, तो फिल्मों से आप राजनीति में आ जाओ। विचारधारा कोई नहीं है, तो इसलिए राज करने की नीति है सिर्फ राजनीति। हर कोई ये चाह रहा है मैं राज करूंगा, सौ क्या है। देश का हाल ये हुआ है कि परोपकार की भावना उस पेशकार से सीखो जो मात्र 50 रुपए में आपकी तारीख बदल देता है। तो परोपकारी है, वो परोपकारी है आज। बहुत बढ़िया। तो हम अपने इस इंटरव्यू के समापन से पहले, क्योंकि अभी हम आपकी जबान पे कई बार मिमिक्री तो आई है, तो हम चाहेंगे कि आपकी जो पसंदीदा एक मिमिक्री है किसी की भी। मैं किसी की मिमिक्री करता भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जो मिमिक्री वाले लोग होते हैं, मैं कहूँ भैया आप इस लायक बनो कि आपकी आवाज को दुनिया पहचाने। आप दूसरे की आवाज से पहचाने जा रहे हो, आपका मन है भाई ऐसा करो, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा आप अगर मिमिक्री करनी है, जो एक मिमिक्री वाला सबसे बड़ा है इंडिया का, उसे कोई जानता भी नहीं है। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि भाई मेरी मिमिक्री उससे, उसकी डबिंग उससे करा लेना कि वो ज्यादा अच्छा बेस लाएगा, क्योंकि वो उसमें काम कर रहा है डेली। और तो बाकी तो और जो काम कर रहे हैं वो कैमरे के सामने कर रहे हैं, वो अकेला बैठ के पीछे करता है। गिरीश भाई हैं वो, 50,000 रुपए तो एक बार की फीस है उनकी, एक एक्टर की डबिंग करने की एक दिन की, और टाइम नहीं होता उनके पास। तो मिमिक्री में, और ये नहीं यहाँ के, इंडिया के, विदेशों के, सबकी जानवरों की, ये वो हर चीज की मिमिक्री, तो उसमें समर्पित है वो, करो मिमिक्री। बिल्कुल, मैंने एक वीडियो देखी थी इसी तरीके की कि फॉरेन में जो है वो अगर मिमिक्री करते तो किसी जानवर की करे, किसी पक्षी की करे, तो एक टैलेंट वो दूसरी तरफ को लेकर के वो अच्छा है, वो जानवर की करें, पक्षी की करें, ठीक है, तो आर्टिस्ट की करें, वो उसमें कोई गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन मिमिक्री का मैं एक वो नहीं है कि इसकी हाइप क्या है, थोड़ी देर हंसा के निकल जाओगे, कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो दो। राजू श्रीवास्तव बनो ना, वो गाय ने ऐसा देखा और ये क्या स्टोरी बनाते थे, उसमें काम करते थे, लॉजिक पे लॉजिक को इतना एक्स्ट्रा करते थे कि घुसे रहते थे। ऐसे करो। अब हमारे साथ बिग बॉस में होते हैं एहसान कुरैशी, घर में नहीं है आलू, कहाँ गए लालू, बताओ कौन सुनेगा इसे, कौन सुनेगा इसे? तो बेचारे चेंज नहीं ला पाए तो घर बैठ गए, और आलू भालू कौन सुनेगा बताओ ये? अच्छा, क्योंकि क्रिएटिव, मैं भी कोई, मुझे कभी हंसी आती है तो बड़ी लॉजिकल चीज होगी तो मुझे हंसी आएगी, जो मैंने देखी है। हाँ, अगर इलॉजिकल भी है तो फिर अगर मैं भीड़ का हिस्सा हूँ, थिएटर में बैठा हूँ, वहां भीड़ के साथ साथ मुझे भी हंसना पड़ता है, वो भीड़ की ताकत होती है। सब हंस रहे हैं तो तू भी हंस ले, वही चीज पे घर में हंसी नहीं आती। हाँ, लॉजिक पे हंसी आती है और ह्यूमर पे हंसी आती है। हमारा वेस्टर्न यूपी सारा ह्यूमर से भरा पड़ा है, तो उस तरह का ह्यूमर अभी फिल्मों में आया नहीं है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। वेस्टर्न की मैं तो चाहता हूँ एक अलग इंडस्ट्री बने भाई, पंजाब की पंजाबी, बिहार की भोजपुरी, और बिहार की बिहारी, यूपी की भोजपुरी, बिहार की अपनी मैथिली भोजपुरी, सब है। इस खड़ी बोली जो ये है वेस्टर्न यूपी की, इसकी कौन सी इंडस्ट्री है? मैं तो यहाँ के नेताओं से, आपके माध्यम से यहाँ के नेताओं से डिमांड करूंगा कि हमें यहाँ की इंडस्ट्री के लिए फिल्म बंधु से जो आपका फिल्म का सब्सिडी का बजट है उसमें से एक पार्ट, जो भी आप देना चाहें, एक पार्ट दें। पश्चिम के थिएटरों में पहला शो मिलना मैंडेटरी करें, ताकि दूसरा शो अगर चीज में दमे चले। एक थोड़ी सी लोकेशन दें, स्पेस दें, जहां पे हम अपनी एक इंडस्ट्री बना सकें छोटी सी, जिसको हम बाद में खुद बड़ा करें। और ये सब चीजें सरकार के बोलने पे हो जाएंगी। हाँ, थिएटर फ्री, हाँ मैंडेटरी, फ्री नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और ये पश्चिम के अंदर सब्सिडी का लो जी 50 करोड़ दे दे, 200 करोड़ है तो 50 में दे दे, 25 दे दे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो बजट आता है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, वो उस क्षेत्र का, उस शहर का जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट हो उससे पूछा जाए भाई इस पैसे को कहाँ लगाए। वो नहीं कुछ कर पा रहा है तो वहां के जिला मजिस्ट्रेट जो भी डीएम होते हैं वो अपने विवेकानुसार उसको खर्च करें। यहाँ पता ही नहीं चलता किसके पास जा रहा है। तो ये पश्चिम की अलग इंडस्ट्री बने तो आप कुछ ही सालों में देखना पश्चिम की फिल्म इंडस्ट्री को थिएटर मिलने लगे, ये कहां से कहां जाएगी, क्योंकि यहाँ ह्यूमर अपार है। और यहाँ जब सुल्तान या दंगल जैसी फिल्में इन भाषाओं पे हमारी तरफ बनती हैं तो कई सौ करोड़ का बिजनेस कर जाती हैं।
तो पश्चिम के आर्टिस्ट को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उसको थिएटर मिल जाए, एक शो मिल जाए, बस एक शो मिलेगा, मैंडेटरी होगा तो मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र मराठी फिल्मों के लिए मैंडेटरी शो मिलना, पश्चिम के लिए होना क्या है, मुख्यमंत्री ने बोल देना थिएटर्स को भाई सब एक शो देंगे, पश्चिम वाले कौन मना कर देगा? इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। दोनों ही वो रोजगार यहाँ भविष्य दो। नोएडा में फिल्म सिटी बना रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो मानता नहीं हूँ फिल्म सिटी चलेगी। एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, 48 हो रहा है, जल जाएगा आदमी से पहले कैमरा जल जाएगा, खड़े हुए आदमी पिघल जाएंगे, क्या शूट करोगे? फिर एक्सट्रीम सर्दी पड़ेगी, सामने वाला दिखेगा ही नहीं, इतना तो कोहरा पड़ेगा, क्या शूट करोगे? तो इतने महीने जब आप खराब हो रहे हैं क्लाइमेट की वजह से, कुछ महीने करने के लिए इंडस्ट्री चलाओगे? काम तो पूरे साल होते हैं, कुछ महीने थोड़ी होते हैं। तो हम तो लेकिन ये कहेंगे पश्चिम में ये चीजें आप मैंडेटरी कर दीजिए और फिर देखिए पश्चिम की इंडस्ट्री कहाँ जाती है। और चुनाव के बाद तो मैं हर नेता के दरवाजे पे जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं खुद भी जाऊंगा, मैंडेटरी करो इसको। तो आज ब्लैक मिर्ची टॉक शो के दौरान आपने ये महत्वपूर्ण जो सवाल उठाया, एक मुद्दा जो कि आपने ये भी बताया कि क्योंकि मुंबई का वेदर ऐसा है कि ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, लेकिन दिल्ली का ऐसा है गर्मी भी ज्यादा है सर्दी भी ज्यादा है, दिल्ली के आसपास एक्सट्रीम है सब जी। तो अब जो है जाहिर सी बात है कि इस पर गवर्नमेंट को गौर भी करना चाहिए कि जो इस यहाँ के तराजू लेके हमारी बात को तोल ले, जाए तो उसको बढ़ जाए, ना जाए तो रहने दे भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस टॉक शो को और खूबसूरत बनाने के लिए। आपके ब्लैक मिर्ची में जो थोड़ी सी ग्रीन भी है जी, तो मैंने भी थोड़ी सी ग्रीन तड़का लगाया है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आने का मौका दिया। दर्शकों थैंक यू, जय जय राम। और बहुत सारी शुभकामनाएं हमें आपके लिए, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरीके से सक्सेस हो। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान आशुतोष कौशिक जी जो कि बिग बॉस के विनर रहे हैं और MTV रोडीज के विनर रहे हैं, ऐसे ही फिर एक मेहमान के साथ में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।